हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, इससे पहले राष्ट्रपति पर हमने एक क्लास ले लिया है जिसमें हमने 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, उसके बाद 60, 61 इतने अनुच्छेद के बारे में विधिवत पढ़ा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे उस क्लास में हमने एक चीज़ और बताई थी कि आपको राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में एक वीडियो मिलेगा जो आपके सिलेबस में ही नहीं, आपके सुपर टेट तक, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, टीटी, जितने भी आप एग्जाम देंगे, चाहे जिस फील्ड में दें, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहाँ पर आपको अच्छे कंटेंट्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाया जाता है यहाँ पे उसके डिजर्वेबल हो, उसको डिजर्व करते हो, इस वजह से आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग बिल्कुल फ्री में सारी शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। इसको अपने कॉपी पे नोट करते चलें और अपना फेयर जो है बनाते चलें। ठीक है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट चलाए गए हैं, और आप लोग के टेट का भी क्लासेज स्टार्ट हो गया है, मैथ का और हिंदी का भी, दोनों आप देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अनुच्छेद 53 में हमने कल आपको बोला था कि हम इसको एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं केवल अनुच्छेद 53 से। तो हम इसके बारे में राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि पता है हमारा राष्ट्रपति एक कार्यपालिका का अंग है। कार्यपालिका का सबसे बड़ा हेड जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है, कार्यपालिका का हेड अध्यक्ष का लीजिए, वो हमारा राष्ट्रपति होता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो होता है, मेन होता है हमारे कार्यपालिका का हेड, और हमारे देश को चलाने वाला, हमारा रखवाला, वो हमारा पीएम होता है। दोस्तों याद रखेंगे, है ना। अब देखिए, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां तो बहुत सारे हैं। राष्ट्रपति क्या अकेले सारे काम कर लेता है? नहीं। जैसे हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वह सलाह तो लेते हैं, उनसे हम सलाह तो लेते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी बहुत सारी बातों को हम ना सुने, है ना, क्योंकि हमको अच्छी नहीं लगती हैं, कड़वी लगती हैं उनकी बातें, क्योंकि वह इस कदर बोलते ही हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी बोलने की तरीका, समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इस वजह से हम उनकी बातों को बुरा मान जाते हैं और उनकी बातों को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी बातें बिल्कुल सत्य होती हैं। तो याद रखिएगा, सेम इसी तरह राष्ट्रपति भी एक बूढ़े बुजुर्ग की तरह हमारे भारत में होता है, और यह जो होता है अपने कार्य और शक्ति को अपने अधीनस्थों के सहयोग से या फिर स्वयं के विवेक शक्ति से करता है। ठीक है, इस बात को लिख लेंगे। इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे अगर पहली शक्ति की बात करें तो आप लिखिएगा पहली शक्ति, हम लिखवाते चलेंगे, आप उसे नोट करते चलिएगा। कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति मतलब वही सर, नियुक्ति करने की शक्ति होगी इसके अंतर्गत, विधायी की शक्ति आ जाती है इसके अंतर्गत, अध्यादेश की शक्ति आ जाती है इसके अंतर्गत। ये सारी शक्तियां हो जाता है हमारा कार्यपालिका के अंतर्गत। तो पहली हेडिंग डालिएगा कार्यपालिका शक्ति, इसके अंदर लिखिएगा पहला नियुक्ति, नियुक्ति की शक्ति, नियुक्ति की शक्ति। ये आपको अनेकों एग्जाम में, चाहे आप जिस भी लेवल का एग्जाम दे भैया, हम बता रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, 100% नहीं आएगा। आप लोग नोट करते चलेंगे, अपना जो है अपना नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है ना। और एक बात और, आप 2 से 3 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आपका यह टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है, पक्का, है ना, पक्का हो जाएगा। आप इसे सीधे सीधे फोड़ के आओगे एग्जाम में भैया, यहाँ से क्वेश्चन आया तो। नियुक्ति की शक्ति अगर बात करें दोस्तों, तो नियुक्ति की शक्ति में पहला आपको पता होना चाहिए संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्ति का, जितने भी संवैधानिक पोस्ट होते हैं, संवैधानिक पोस्ट। सर यह क्या होता है संवैधानिक पोस्ट? तो धैर्य बनाइए, बता रहे हैं। संवैधानिक पोस्ट, संवैधानिक पोस्ट भैया, जितनी भी संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्तियां होती हैं, पोस्ट पर नियुक्तियां होती हैं, सब के सब पोस्ट, संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति का अधिकार, जितने भी संवैधानिक पोस्ट पे नियुक्ति का अधिकार होता है, सारे के सारे नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। जैसे बात करें पीएम, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 74 के जरिए हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। नियुक्ति नहीं, नियुक्ति मतलब चयन करते हैं, निर्वाचित तो हम लोग करते हैं पीएम को, लेकिन नियुक्ति या फिर चयन हमारे कौन करते हैं भैया? राष्ट्रपति जी करते हैं पीएम को, है ना। हमने कल इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। पीएम की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, नियुक्ति। ठीक है, याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं,
आप आर्टिकल से बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम एक वीडियो में कम से कम आपको 125 से 130 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताने वाले हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि मात्र एक वीडियो में बता देंगे, आप लोग को वहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पीएम की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 74 और पीएम की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल नंबर 75 में यह कहा गया है कि जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं इसी मंत्रिमंडल की सलाह पर यह सारे के सारे डिसीजन लेते हैं अपना, ठीक है। यह चीज़ याद रखेंगे, कितना अजीब बात है ना। तो ये सोचने को मिल जाता है। चलिए कुछ जरूर बातें होंगी उसमें अगर यह बात है तो याद रखेंगे मंत्रिमंडल की सलाह पर जिस मंत्रिमंडल को नियुक्त करते हैं पीएम की सलाह पर, उसी मंत्रिमंडल के सलाह पर यह पूरा का पूरा काम करते हैं अपना हमारे राष्ट्रपति जी, याद रखेंगे भैया। इसके बाद आ जाता है जैसे कि पीएम के बाद कैग अटॉर्नी जनरल और चुनाव आयुक्त जो होते हैं, चुनाव आयुक्त और इसके बाद आपका कह लीजिए कि मंत्रिमंडल हो गया, चुनाव आयुक्त हो गया, राज्यपाल हो गए। राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में बहुत सारे राज्यपाल होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यपाल होते हैं। तो उन राज्यपालों की नियुक्ति तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन उनको शपथ दिलाने का काम हमारे हर राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो हेड जज होते हैं, जैसे हाई कोर्ट के जो सबसे ऊपर सबसे बड़े जज होते हैं वह करते हैं इनको शपथ दिलाने का काम। ये चीज़ याद रखेंगे, जैसे हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, पीएम की नियुक्ति हो गई, मंत्रिमंडल का नियुक्ति हो गया, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, चुनाव आयुक्त हो गया। इन सब की नियुक्ति जितने भी आयोग बनते हैं सारे आयोगों की नियुक्ति, जो संवैधानिक पोस्ट होते हैं आयोगों के सारे की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के प्रेसिडेंट है भैया, याद रखेंगे, है ना। इसके बाद भैया कुछ जैसे कि अगर बात करें दूसरी चीज बात करें, यह तो पहला रहा नियुक्ति की शक्ति। इसी के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत दूसरा चीज आ जाता है, नोट करेंगे आप। इसके अंदर दूसरा क्या है सर, तो नोट करिएगा आप लोग, नोट करिएगा अंतर्राज्यीय परिषद। दूसरा लिखेंगे इसी के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यह करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यह अनुच्छेद नंबर 263 में लिखा हुआ है, 263 में लिखा गया है। तीसरी बातें जो इसके अंतर्गत आ जाती हैं लिख लेंगे आप, वित्त आयोग का गठन करते हैं। इस समय आपको पता है हमारे देश में 15वें नंबर का वित्त आयोग का गठन हो चुका है। उसके जो वित्त आयोग के जो हेड हैं उनका नाम है वित्त आयोग एन.के. सिंह। क्या नाम है? एन.के. सिंह नाम है, एन.के. सिंह नाम है, इसको लिख लेंगे। तो वित्त आयोग का गठन भी यही करते हैं। यह अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद चौथे नंबर का काम जो करते हैं कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित, क्या दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं और उसके साथ इस अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पे घोषित करते हैं उस क्षेत्र में उस प्रकार के अलग अलग व्यवस्थापिका तंत्र का निर्माण करवाते हैं। यह बातें आप लिख लेंगे अपने कॉपी पे। इसके बाद चौथे के बाद 5वें नंबर पे जो होता है SC मतलब कि शेड्यूल कास्ट, इसके बाद शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST, इसके बाद OBC आयोग का गठन करते हैं। आयोग का गठन भी यही करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें रहीं कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत, तो लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विधायिका शक्ति के अंतर्गत। किस शक्ति? विधायिका के अंतर्गत, इसको आप लिख लेंगे। कार्यपालिका हो गया। इसके बाद हम चलते हैं हमारे राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद नंबर 53 में लिखा गया है। विधायिका शक्ति क्या होती है? विधायिका शक्ति मतलब समझ रहे हैं, विधेयक से रिलेटेड, विधेयक, बिल, कानून, इससे रिलेटेड बातें होती हैं। तो लिख लीजिए विधायिका शक्ति, विधायी शक्ति लिख लीजिए, विधायी शक्ति। हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है? तो दूसरे नंबर के अंतर्गत लिखिएगा। विधायी शक्ति संसद का मतलब आपको पता है ना, संसद हमारा 3 चीज से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो याद रखेंगे संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। यह बात आप पहले लिख लेंगे पहले नंबर पे। यह जो है संसद का भले ही संसद में बैठते न हों
राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन संसद के एक अंग यह सबसे इनको माना जाता है, राष्ट्रपति को लिख लेंगे। संसद के यह एक अंग होते, संसद के अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर हमारा पार्लियामेंट, हमारा सांसद मतलब संसद बनता है। इसको लिख लेंगे, मतलब इसको लिख लेंगे भैया आप दूसरा नंबर। ठीक है, कोई भी बिल या विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाता है। दूसरे नंबर पर लिख लेंगे, कोई भी विधेयक हो, विधेयक मतलब विधि, कोई भी विधेयक हो या फिर कोई भी बिल हो, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति किसी भी बिल पे साइन नहीं करते हैं, किसी कागजात पे साइन करने से पहले वो बिल होता है, जैसे ही वो साइन कर देते हैं वो एक्ट बन जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब बिल होता है, कब एक्ट बनता है। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पहले कोई भी विधेयक बिल होता है, जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं वही विधेयक एक्ट बन जाता है, नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। उसको मानने के लिए हम लोग बाध्य हो जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, कोई भी विधेयक या फिर कोई बिल पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी यह राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। जब तक यह पारित नहीं करेंगे उसे, तब तक, जब तक वह हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वह पारित नहीं माना जाएगा। हस्ताक्षर इन्हें करना ही पड़ेगा अपना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो प्रकार की इनके पास हस्ताक्षर की विधियां होती हैं। जैसे एक तो बिल पे जब यह हस्ताक्षर कर देते हैं तब एक्ट बनता है, एक तो एक्ट बनाने से पहले ही वह सिग्नेचर करते हैं। तो इस प्रकार में आप लिख लेंगे ऐसे कुछ बिल जो कि इनके साइन करने के बाद वह विधेयक बनता है। साइन करने के बाद लिखेंगे बिल, ऐसे बिल पहले, मतलब जिसपे पहले साइन इनको करना अनिवार्य होता है। तो लिख लेंगे ऐसे बिल, फिर ऐसे कानून जिसपे यह पहले साइन करते हैं। ऐसे कानून कौन कौन से हैं, तो आप लिख लेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक, अगर संविधान में कोई संशोधन होने वाला है तो उसमें संशोधन करने से पहले हमारे राष्ट्रपति से पूर्ण सहमति लेनी होगी, उनका सिग्नेचर लेना होगा। वो तो कर ही देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जो सबसे ऊपर हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जहां आंख दिखाए तहां राष्ट्रपति तनतना जाते हैं, काम कर देते हैं तुरंत भैया। ठीक है, प्रधानमंत्री का इतना सोर्स है, तो सोर्स लगाइए आप लोग भी। संविधान में कोई भी, संविधान में भैया कोई भी संविधान संशोधन का कोई भी अगर बिल आता है तो वह तभी संशोधित हो पाता है हमारा संविधान, जब तक उसके पूर्व हमारे राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है सर, पहले साइन करना पड़ता है संचित निधि। आप सुने होंगे संचित निधि में अगर पैसा रुपया है हमारे भारत का, संचित निधि वही संचित निधि होती है जहां से पैसे रुपए हमारे गवर्नमेंट बॉडी को दिया जाता है। संचित निधि से कोई भी धन निकालने से पहले हमारे राष्ट्रपति का साइन होना अनिवार्य है। कोई भी धन विधेयक वह विधेयक होता है जो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक। और इस धन विधेयक केवल और केवल हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ही, यानी कि इस समय ओम बिरला जी हैं सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर जी है सबसे पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष, मीरा कुमार जी हैं। दूसरे नंबर पर आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं महिला में, वह सुमित्रा महाजन थी बेटा, याद रखेंगे। तो धन विधेयक पे भी वह लोकसभा में पेश होने से पहले वह धन विधेयक पर साइन करते हैं, तब जाके यह लोकसभा में जा पाता है। तब उसके बाद लोकसभा 14 दिन की अनुमति, मतलब 14 दिन पहले ही बता देता है राज्यसभा को। राज्यसभा 14 दिन पहले तक अगर उस पर अपनी अनुशंसा कुछ जारी करता है, बताता है कि इसमें कुछ फेरबदल करने हैं, तो वह लोकसभा करती है या नहीं करती है, वो लोकसभा पर डिपेंड करता है। अगर 14 दिन के अंदर वहाँ से बिल पारित होकर नहीं आ पाता है धन विधेयक, कहाँ से, राज्यसभा से, तो उसको पारित माना जाता है। तो याद रखेंगे यह भी क्वेश्चन कि 14 दिन के लिए उसको एक तरह से नामकरण के लिए दिया जाता है, राज्यसभा के पास भेजा जाता है कि भैया देख लो, तुम भी देख लो किस प्रकार का हमारा धन विधेयक है, फिर उसके बाद हम इसे पारित कर देंगे। चाहे तुम इस पर अपना साइन करो चाहे ना करो, लेकिन 14 दिन तक आप रख सकते हो, केवल इतना ही अधिकार होगा राज्यसभा को धन विधेयक रखने का। ठीक है दोस्तों, ये बातें हो गई। अब और इसमें क्या है सर, और नेक्स्ट काम लिख लेंगे। नेक्स्ट मतलब ये दूसरा था, दूसरा के बाद तीसरा लिख लेंगे आप कि 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति को एक शक्ति दिया गया है अध्यादेश लगाने का, अध्यादेश जारी करने का। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बिल हमको पारित करना बहुत अनिवार्य है, उस समय हमारा ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है,
उस समय नहीं चल रहा हो, किसी कारणवश स्थगित हो गया हो, कुछ महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ दिन के लिए, लेकिन उस समय कोई बिल आ गया हो, उसको पारित करना बहुत अनिवार्य होता है, तो उस समय बिना किसी अनुशंसा के, बिना किसी रोक टोक के हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश 123 के थ्रू वो अपना सिग्नेचर कर देते हैं और वह बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यह हो गया अध्यादेश। इसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे, संसद को संबोधित करना। यह चौथे नंबर पे लिखेंगे, यह संसद को संबोधित करते हैं। इसके अंतर्गत आता है विधायक शक्ति। संसद को या क्या करते हैं भैया, संबोधित करते हैं। संसद को संबोधित करते हैं, संबोधित करने का भी काम, जैसे जब कभी हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है तो सबसे पहले संसद को संबोधित करने का काम हमारे राष्ट्रपति ही जी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे आप लिख लेंगे भैया, संसद के सत्र बुलाना। संसद में 3 सत्र होते हैं, मिनिमम 2 सत्र होने चाहिए, 2 बार बैठक होनी चाहिए। साल में पूछा जाता है संसद की कितनी बैठक होना अनिवार्य है, तो आप बोलेंगे 2 बैठक होना अनिवार्य है। जैसे कि अगर किसी चीज़ पे बहस हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस समय भी अपना कह लीजिए कि दोनों सदन को बुलाना, उसको एक जगह बुलाकर बैठाना और उस पर बिल का जिक्र होना, बहस होना, सारी बातें हमारे राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर बोलें संसद का सत्र बुलाना, सत्र बुलाना, आहूत करना, आहूत करना, आहूत करना और सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, सत्रावसान करना। इसके बाद अगर बोलें उसको भंग करना, लोकसभा जो होता है, लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना, भंग करने का काम भी हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पे एक बाउंडेशन होता है इनके पास, ये अपने मन से नहीं कर सकते जब तक हमारे पीएम नहीं कहते हैं। ठीक है ना, ये रहा विधायी शक्ति। इसको आप नोट कर लिए होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लिख रहे हैं ना, आप लोग नोट करते रहिए थोड़ा सा बीच बीच में। इसके बाद हम आ जाते हैं वित्तीय शक्ति। इनका तीसरा नंबर का शक्ति लिखेंगे आप, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति सर क्या है इनका, तो लिखेंगे आप वित्तीय शक्ति में जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति बहुत ही जरूरी होती है या फिर पूर्व में ही जरूरत होती है। अभी हमने आपको बता दिया है, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक पर जो धन विधेयक होता है इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, जब राष्ट्रपति इस पर सहमत हो जाता है तब जाके वह धन विधेयक लोकसभा में जाता है और लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि धन विधेयक कोई और विधेयक नहीं, यह धन विधेयक ही है। धन विधेयक को धन विधेयक बताने वाला हमारा मात्र एक अधिकारी, एक उच्च पोस्ट पर बैठने वाले उच्चतम अधिकारी, उसका नाम क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। जैसे इस समय के आपके ओम बिरला जी हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो धन विधेयक को धन विधेयक बताने वाला काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है कि इसे क्या करे कि यह 14 दिन की अनुशंसा के लिए राज्यसभा को दे दे और राज्यसभा इस पर कुछ बदलाव वगैरह करने हैं तो एक नाम मात्र का बोला जाता है राज्यसभा द्वारा कि आप इस चीज़ को सुधारिए, लेकिन वह लोकसभा पे डिपेंड करता है, लोकसभा उस चीज़ को सुधारे या फिर न सुधारे। अगर 14 दिन के अंदर लोकसभा के पास वह बिल नहीं आती है धन विधेयक, तो उसको पारित मान लिया जाता है राज्यसभा से भी और लोकसभा से तो पारित हो ही जाता है, जिसकी बहुमत उसका बोलबाला। ठीक है ना। लेकिन हमारे अगर हम इस पर कभी जिक्र करेंगे, बहुमत ना होना भी एक हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कहानी है। बहुमत कल एक विपक्षी पार्टी जरूर होना चाहिए, इसकी एक कहानी है, हम आपको कभी बताएंगे। तो धन विधेयक हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे जो धन विधेयक होता है भैया, इसके बारे में हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर पे इसमें लिखेंगे, दूसरा नंबर पे लिखेंगे आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि होता है बेटा, आकस्मिक निधि अनुच्छेद नंबर 267 में लिखा हुआ है। आकस्मिक निधि में भी सबसे पहले धन निकालने से पहले इनकी पूर्व हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे लिखेंगे इनके वित्त शक्ति से रिलेटेड क्या है, तो लिख लेंगे प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद नंबर 112 के जरिए प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद नंबर 12 के तहत राष्ट्रपति वार्षिक अंतरिम वित्तीय बजट पेश करता है या फिर उस पर हस्ताक्षर करता है। अब वो देखिए, बजट की तो हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं, बजट कहीं नहीं लिखा है। क्या लिखा है, वित्तीय, क्या लिखा है भैया, वित्तीय, क्या लिखा है, वित्तीय, वार्षिक वित्तीय लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय लिखा हुआ है,
न कि बजट लिखा हुआ है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है हमारे संविधान में कहीं बजट शब्द का उल्लेख है तो बोलेंगे नहीं है, उसके जगह वार्षिक वित्तीय शब्द का उल्लेख है। तो वार्षिक वित्तीय जो हमारा कह लीजिए कि वार्षिक वित्तीय वित्त जो होता है प्रणाली होता है, अनुच्छेद नंबर 112 के थ्रू यह कहा गया है कि राष्ट्रपति उस पर पूर्व अपना क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, साइन करेगा, फिर जाके उसको वित्त मंत्री उसको लोकसभा में पेश करेंगी। ठीक है, फिर वह विधेयक वगैरह विधेयक तो बन जाता है इनके सहमति के बाद ही तुरंत। तो 112 के थ्रू लिखा हुआ है बजट के बारे में, यह बात आप लिख लेंगे, जो हर साल पेश होता है हमारे भारत में। आपको पता होगा अभी हाल ही में आया था। अगर आपको देखना है भारत के वित्त बजट को इस साल वाला, अभी जो हाल में 1 महीने पहले आया है, तो आप उसे ऑनलाइन शिक्षण 2.0 सर्च करके देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं भैया न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति इनकी क्या क्या है लिख लेंगे। जो नेक्स्ट है इनका न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। हमारे राष्ट्रपति जी का न्यायिक शक्ति क्या कहता है, तो आप ध्यान से लिखेंगे अनुच्छेद नंबर 72 में। अनुच्छेद नंबर 72 में ये साफ साफ लिखा है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं इनके पास क्षमादान की शक्ति होती है। यह चाहे तो किसी अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकते हैं, या फिर उसके जो उसको कल सजा सुनाई गई है 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल उसको कम कर सकते हैं, या फिर किसी के फांसी की सजा को कम मतलब मना कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कोई गर्भवती महिला है अगर उसको फांसी की सजा हो रही है या फिर उसको सजा सुनाया जा रहा है तो उसके सजा को कम करना या फिर अमान्य कर देना, या फिर सजा पूरी तरीके से माफ़ कर देना, आधा कर देना, फांसी माफ़ कर देना, है ना, मृत्यु की सजा भी हटा देना, जबकि मृत्यु सजा को भी माफ़ कर देना, ये सारे के सारे जो पावर होते हैं हमारे न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 12 के अंतर्गत मिलते हैं। लिख लेंगे भैया। अब आ जाता है अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद नंबर 143 भी एक तरह से हमारा न्यायिक शक्ति है जो कि हमारे राष्ट्रपति जी को मिलता है। इसके थ्रू यह कहा गया है इस अनुच्छेद में कि जो हमारा राष्ट्रपति है वह हमारे जो उच्चतम न्यायालय है, हमारे उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश क्या है, उच्चतम न्यायालय के मतलब कि आपके जो कह लीजिए कि आपके जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं भैया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनसे यह सलाह ले सकते हैं। और एक बात तय है कि चीफ जस्टिस जो है सलाह इनको देंगे, जो वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगर यह सलाह कोई पूछते हैं चीफ जस्टिस से तो यह भी इनको सलाह दें या न दें, यह भी इनके मतलब यह भी कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है कि हम इनको सलाह दें ही, और यह भी नहीं मानेंगे कि इनका जो सलाह लिया गया है यह हम माने। ठीक है, यह बात आप लिख लेंगे। कोई बाउंडेशन दोनों तरफ से नहीं होता है। तो यह अनुच्छेद नंबर 143 के थ्रू न्याय शक्ति आ जाती है हमारे राष्ट्रपति का, इसके अंदर यह बातें लिखी गई हैं। जैसे हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी मैक्सिमम आयु रिटायरमेंट का 65 साल होता है, और अगर जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु 62 साल होता है। मिनिमम आयु कुछ नहीं है। अगर आप 2 साल के पैदा होते ही तुरंत अगर लॉ पढ़ के आपका जो कह लीजिए प्रैक्टिस होता है, कुछ इसमें नियम कानून होते हैं कि 10 साल आप वकील रहे हों अपने अधीनस्थ न्यायालय में, ये सारी बातें हैं, हम आपको कभी बताएंगे इसके बारे में। तो आपको यह सारी चीज़ें अगर फॉलो करते हैं, सारी क्राइटेरिया, अगर आप 2 साल के ही हैं, 4 साल के ही हैं, 5 साल के ही हैं, 25 साल के ही हैं, 35 साल के ही क्यों ना हो, अगर आप अपनी प्रैक्टिस अपने जो क्राइटेरिया इसका फॉलो करते हैं अपना हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, तो आप जज बन सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आयु कुछ नहीं है, इसको नोट करिएंगे, है ना। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वित्तीय शक्ति के बाद न्यायिक शक्ति हो गया। न्यायिक शक्ति के बाद हम चलते हैं सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है, ये तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए सैन्य शक्ति के बारे में। सैन्य शक्ति क्या होती है, तो आपको पता है हमारा जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का, जल थल वायु, जो जल सेना दिवस होता है कौन बता देगा, 4 दिसंबर। थल सेना दिवस कब होता है, 15 जनवरी। वायु सेना दिवस कब होता है, 8 अक्टूबर। ये बातें आपको याद हो गई ना। जनवरी के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद दिसंबर आता है। तो जनवरी में थल सेना दिवस, और अक्टूबर में आपका वायु सेना दिवस, फिर दिसंबर में जल सेना दिवस। तो थल वायु जल मतलब थल पे पहले दौड़ा फिर उड़ा फिर पानी में कूद गया। तो पहले दौड़ा फिर उड़ा फिर पानी में कूद गया। तो इस तरह आप 2-3 बार अगर कर लेंगे रिवीजन ना, तो आपको पता होगा पहले जनवरी आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर दिसंबर आता है। जनवरी में 15 जनवरी को थल सेना दिवस, फिर इसके बाद 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, फिर 4 दिसंबर को जल सेना दिवस। भैया तो ये तीनों सेनाओं की जो शक्ति होती है पूरा का पूरा, एक तरह से सेनापति कहते हैं हमारे राष्ट्रपति जी को,
हमारे राष्ट्रपति जी को यह भी सैन्य शक्ति के पावर में यह भी इनके पास है कि युद्ध को, किसी भी बाहरी आक्रमण, बाहरी देश के आक्रमण को, युद्ध की घोषणा करना या फिर शांति बनाए रखने की घोषणा करना, यह भी इनके हाथ में होता है। इसके बाद जो एक और शक्ति आ जाती है हमारे राष्ट्रपति का, आपात की शक्ति। आपात की शक्ति, आपात शक्ति। सर यह क्या होता है आपात शक्ति? हम बता रहे हैं बेटा, आपात शक्ति हमारे यहाँ 3 हैं, 352, 356, 360। यह 3 आपात शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जो 352 अनुच्छेद है भैया, 352 अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल होगा। हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के थ्रू। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब जो सशस्त्र विद्रोह होते हैं, बाह्य सेनाओं का, बाह्य देशों के सेनाओं का आक्रमण होता है, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। हमारे 2 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के सारे अनुच्छेद हमारे रद्द कर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार में जो सारे अनुच्छेद हैं वह सारे के सारे रद्द हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़ के। यह कहा गया है राष्ट्रीय आपात में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश में। अनुच्छेद नंबर 356 के थ्रू राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन कहते हैं राज्यपाल का शासन, डायरेक्ट हमारा केंद्र वहाँ पे शासन करता है। और अभी तक अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन अनेक जगह, जैसे यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो इन सब जगह बहुतों बार लग चुका है, लगभग 15 से 16 बार लग चुका है ना, याद रखेंगे बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय आपातकाल है हमारा 352, वो कितनी बार लगा है तो बता देंगे 1961, सॉरी 1962 बेटा, 1961 नहीं, 1962, 1962, 1971 और 1975। 1962 में जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था तब 352 लगा था। 1971 में जब भारत जो है बांग्लादेश को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से, उस समय लगभग आपके 90,000 के आसपास में सेना घुटने टेक दिए थे पाकिस्तान के भारत के सामने, और भारत उसको बंदी बना लिया था। लेकिन भारत दयालु है, उसे बाद में छोड़ दिया था। कोई कह लीजिए कि कोई संधि होती है लोगों के बीच में, सेना को रखना नहीं, एक संधि होती है, लेकिन नाम इस समय दिमाग से स्किप किया हुआ है, तो आप याद रखेंगे। और जो तीसरा लगा था राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा था। इस समय यह घटिया तरीके से लगाया गया था हमारे, कह लीजिए कि हमारे इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो याद करेंगे, इसे बोलते हैं आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था ना। यह कोई कारण नहीं था, लेकिन लग गया था, उस समय उनकी बोलबाला था, इसलिए लग गया था, है ना। तो ये बातें रहीं अनुच्छेद नंबर 352, 356, 360 वित्तीय आपातकाल। 360 में वित्तीय आपातकाल, यह हमारे देश का कह लीजिए सुखद स्थिति है। हालांकि हम लोग इस देश में रहते हैं कि अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग का अभी तक खराब नहीं हुआ है पूरे देश का। तो याद रखेंगे भैया, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता है तो हमको 4 रुपये की चीज़, मतलब कि 4 रुपये का मतलब हमको कोई बिस्किट खरीदना होता है तो हमको झोले भर भर के पैसे ले जाने होते हैं। अगर हमको कहीं बाइक वगैरह खरीदना हुआ तो 2-3 ट्रक पैसे लेकर जाएंगे, तो उसके बाद हम वो बाइक लेंगे, है ना। तो मतलब यह होता है कि प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है हमारे मार्केट में इतने रुपए पैसे गिर जाते हैं कि सबके घर में बहुत पैसा हो जाता है। इस समय सरकार सिर्फ एक काम करती है, नोटबंदी का काम, है ना। तो इस समय आपको पता होना चाहिए, ये सारी बातें आप उस दौर से गुजर भी चुके होंगे। वीटो शक्ति, वैसे अगर आपसे पूछा जाए वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है तो बोल देंगे 0 बार लगा है ना। और यह राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। अब इसके बाद वीटो शक्ति आता है। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति क्या होता है तो लिख लेंगे, राष्ट्रपति का जो वीटो शक्ति होता है भैया, यह अनुच्छेद नंबर 111 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर 111 में लिखा गया है कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है इसके पास पॉकेट वीटो, कौन सी वीटो, पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो का पावर होता है इसके पास अनुच्छेद नंबर 111 के थ्रू। यह क्या काम करता है, जैसे कोई बिल इसके पास आया तो वह उस पर सिग्नेचर करके पहला तो क्या करता है, दे देता है, वह एक तरह से आपका एक्ट बन जाता है। दूसरी बात इसके पास पावर होता है कि एक बार उसे विचार करने के लिए मंत्रिमंडल में भेज दे, फिर उसके बाद दोबारा आता है तो मजबूरन इनको सिग्नेचर करना होता है। तीसरा इनके पास यह अधिकार होता है कि अगर इनको लगता है कि यह बिल हमारे देश में नहीं जाना चाहिए, हमारे देश के लिए एक्ट नहीं बनना चाहिए, तो वह उस बिल को अपने पास इनफाइनाइट टाइम के लिए, मतलब कि कहिए कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, कब तक ये अपने पास रख रहे हैं, चाहे 1 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे हमेशा के लिए, तो उसको अपने पास रख लेते हैं। उसी का नाम है वीटो शक्ति। इसके बाद लास्ट भैया लिख लेंगे स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है। सर यह क्या होता है स्वविवेक शक्ति, मतलब कि स्वविवेक शक्ति का मतलब होता है जैसे कुछ कंडीशन ऐसे आ जाते हैं हमारे भारत में कि जब संविधान में बनाया गया था, संविधान जब बना था भैया, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं अपना विवेक से, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है संविधान के जब जो संविधान बनाए गए हैं उसके अंतर्गत कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है कि ऐसे में राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना घट जाता है
कि हमारे पीएम हैं और हमारा कह लीजिए कि सीएम हो, इन सब में विवाद हो जाता है। या फिर ऐसे कह लीजिए कोई दो पार्टी हो, पार्टी ए और पार्टी बी, इन दोनों में से कोई पूर्ण बहुमत न पाया हो। पूर्ण बहुमत न पाने के कंडीशन में राष्ट्रपति के विवेक शक्ति पर निर्भर करता है कि इस पार्टी के योग्य ठहराया जाए कि दूसरे पार्टी को योग्य ठहराया जाए। तो राष्ट्रपति के विवेक शक्ति पर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति किस पार्टी को योग्य ठहराता है, किस पार्टी के नेता को चुनकर हमारे संसद में भेजता है, हमारे भारत का रखवाला बना देता है, उसका नाम पीएम हो जाता है ना दोस्तों, याद रखेंगे। तो यह सारी बातें रहीं, जैसे कि आपने देख लिया ये सारी बातें। अगर मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को बहुमत समाप्त हो गया है, जैसे कंडीशन होता है ना कि उनके ऊपर लोकसभा में बहुत सारे कंडीशन लागू कर दिए जाते हैं कि आप कह लीजिए कि आप कोई काम सही से नहीं कर रहे हो तो उनके ऊपर बहुत सारे महाभियोग की प्रक्रिया वगैरह चलाई जाती हैं, ठीक है ना। कह लीजिए कि प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं, है ना। तो मोदी जी के जो लास्ट में चुनाव होने वाला था उनके ऊपर भी हाल में आया था, 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके पहले उनके ऊपर भी यह कह लीजिए कि प्रावधान किया गया था। इसके बाद आप याद रखेंगे भैया कि जो अगर बहुमत समाप्त हो जाती है किसी पार्टी का, तो भी इनके स्वविवेक पर डिपेंड करता है। यह सारी बातें स्वविवेक से रिलेटेड हो गई, तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट्स बना लेंगे और ध्यान से इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आप बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे दोस्तों। चलिए तो विदा लेते हैं, मिलते हैं, इस बार मिलेंगे राज्यपाल के साथ, ठीक है। राज्यपाल के बारे में पूरा पढ़ेंगे कहानी, इसके बाद हम मंत्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर पीएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, फिर इस तरह हमारा कार्यपालिका खत्म हो जाएगा, फिर हम विधायिका की तरफ आएंगे, है ना। फिर इसके बाद हम सारे अनुच्छेद कर लेंगे, सारे जितने संशोधन हुए वह कर लेंगे, ये सारे कर सब कुछ करते चलेंगे, है ना। तो आप लोग का दायित्व है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पिछले वीडियो सारे रिवीजन करें। धन्यवाद।